स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है राजस्थान की प्रेम कहानी आभल दे। बरसात के दिन थे। आबू का पहाड़ हरियाली से लद गया था। नदी और नाले बह रहे थे, झरने झरझर कर रहे थे। ताल तलैया पानी से लबालब भर चुकी थी। चंपा, चमेली और केतकी के सौरभ से सारा का सारा वन महक रहा था। अरावली के ऊंचे गुरु शिखर से इधर उधर गुजरती हुई बदलियां अपनी ओढ़नी के पल्लू से छू छू कर आगे बढ़ती जा रही थी। रात के अंतिम पहर में एक वराह पानी पीने के लिए पहाड़ से नीचे उतरा। उसके पैरों की ठोकर से पत्थर कंकड़ लुढ़कते जा रहे थे। नाक से आवाज निकल रही थी। कटार सी तीखी 1.5 बिलांत लंबी दंतुली निकली हुई और पेट धरती से सिर्फ 8 उंगल ऊपर। वराह धीरे मंथर गति से चलता तालाब पर आया। तालाब का पानी मोती जैसा स्वच्छ। कुमुदिनी छाई हुई थी। पानी के ऊपर जाकर कुराली करने लगा। फिर बाहर आकर गीली मिट्टी खोदी, रौंदी और कीचड़ में लोटा। उसमें लथपथ हो वो पानी में उतरा। वराह की आदत ही कुछ ऐसी होती है। बार बार कीचड़ में लौटता और लथपथ हो पानी में उतरता। तालाब का स्वच्छ जल गंदला गया। इधर से शेर भी पानी पीने निकला। शेर की मूंछों के बाल तनतना रहे थे। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे 2 मशालें जल रही हो। तालाब का गंदला पानी देखकर शेर को क्रोध आ गया। देखा, सामने वराह अपनी कीचड़ क्रीड़ा में मस्त है। शेर ने उसी क्रोध भरी नजर से वराह को ललकारा। वराह को कहां परवाह। यदि शेर वन का राजा है तो वो भी पहाड़ियों का स्वामी। छिड़ गई दोनों में जंग। मौका देख वराह ने अपनी पैनी दंतुल से झपटते हुए शेर का पेट चीर दिया। शेर के पेट की चमड़ी निहायत मुलायम, अंतड़ियां बाहर निकल आईं। वराह भी थका हुआ पहाड़ी से नीचे उतर आया। उसे प्यास लग रही थी। कुएं पर पशुओं को पानी पिलाने की खेड़ थी। जाकर वहां वो पानी पीने लगा। पनिहारियां शोर मचाती हुई गांव की ओर भागी। कहने लगी, एकल वराह बड़ी बड़ी दंतुलें खून से लथपथ और वो कुएं के पास खड़ा है। गांव के कुछ जवान मर्द बर्छा भाला जो भी हाथ लगा लेकर घोड़े पर सवार कुएं की ओर दौड़े। भयंकर वराह को देखकर सभी की दम खिसक रही थी। सामना करने को कोई तैयार नहीं। तभी एक भाला उठा और वराह का पेट फाड़कर दूसरी ओर निकल पड़ा, मानो सीख में कबाब की बोटी पिरो दी हो। शाबाश खिवजी, शाबाश, गजब का भाला मारा। घोड़े के नीचे उतर, पसीने को पोंछ, खिवजी ने एक झटके के साथ भाला वराह के शरीर से खींच निकाला। देखने वालों को लगा जैसे कीचड़ में से लाठी निकाली हो। ऐसे होते हैं जवान मर्द। एक बुजुर्ग ने प्रशंसा भरी नजर से देखते हुए उसकी सराहना की। घोड़े का पसीना सुखाते हुए खिवजी गांव की ओर लौटा। रास्ते में वो एक खरगोश का शिकार कर उसे भी लेता आया। घर में घुसते ही आवाज लगाई, भाभी, भाभी कहाँ हो? देखो मैं खरगोश लाया हूं, जरा जल्दी से पका दो। हाथ में लटकते खरगोश को खिवजी ने भाभी के आगे किया। खरगोश को देखते ही भाभी तमकी, फेंको फेंको इसे, खरगोश के नाम से ही मुझे चिढ़ है। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? देखो कितनी कोमल है इसकी चमड़ी, मखमल जैसी मुलायम। खिवजी खरगोश के मुलायम बालों पर हाथ फेराते हुए बोला, सो तो जानती हूं, पर बड़ी तकलीफें दी है इसके इस मुलायमनी ने। भाभी ने मुंह बिचकाया। खिवजी खरगोश की पूंछ पकड़ रुमाल से पोंछ भाभी के हाथ पर उसे छुआने लगा। भाभी ने टल्ला देकर उसे दूर कर दिया और बोली,
इसकी सराहना करते हो? इसका बाल आभल देखो चुप गया था, जिससे वो बेचारी 6 महीने बिछौने में पड़ी रही। बड़ी तकलीफ पाई है मेरी छोटी बहन ने। ओहो, भाभी जी, आपकी बहन इतनी नाजुक, इतनी कम सिन। वो ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ठट्ठा लगाकर हो क्या करते हो? पूछ लो गांव में किसी से जाकर। झूठ बोलती हूं क्या? भाभी चिढ़कर बोली। नहीं भाभी, आप भला क्यों झूठ बोलने लगी? आपकी बहन तो कमल की पंखुड़ी जैसे कोमल है, साक्षात पद्मिनी का अवतार। हाँ, वो तो है ही। और फिर पद्मिनी भी मेरी बहन का क्या मुकाबला करेगी? जब आभल पानी पीती है तो गले से उतरता हुआ वो दिखाई पड़ता है। जब वो चलती है तो एड़ी की छाया से धरती गुलाबी नजर आती है। बस भाभी, बस करो, ज्यादा तारीफ ठीक नहीं है। तो आप ही की बहन ना, आखिर जैसी आप हैं वैसी ही वो भी होगी। ज्यादा शान मत बखारो। सच्ची तो कह रही हूं, देखोगे तो पता चलेगा कि कैसी है। पता क्या चलेगा, कल ही जाकर देख आता हूं। मेरी बहन को देखने के सपने देखो देवर जी, सपने। सपना नहीं, उसे देखकर 2 बातें भी करके आता हूं। आभल से बात करना मजाक नहीं। बात करने के फेर में कहीं धक्के खाकर मत आ जाना देवर जी। यदि यही बात है तो लो, अभी चला। और खिवजी जाकर घोड़े पर सवार हो गया। खिवजी काठियों के इलाके में जा पहुंचा। गांव के बाहर एक बाग में पेड़ से घोड़े को बांधा थोड़ा विश्राम करने लगा। थक सा गया था, इसीलिए लेटते ही आंख लग गई। संयोग की बात, गांव की काठी कन्याएं बाग में झूला झूलने आई हुई थी। आपस में बतियाती, हंसती, गुनगुनाती, फूल तोड़ती वे इसी ओर आ गईं। आवाज से खिवजी की आंख खुली। कीर्ति नक्षत्र के समूह की भांति काठी कन्याएं इसी ओर बढ़ी जा रही थी। आगे आगे आभल, साथ में कुर्जा पक्षियों की भांति लंबी गर्दन वाली सहेलियां। बादल में बिजली की भांति आभल के अंग दमक रहे थे। हरी लता में चलती हुई कनक लता सी आभल। सहेलियों के समूह में आभल की छटा बिल्कुल अलग थी। हंसी के फूल झड़ रहे थे। पाजेब की झनकार में 36 राग रागनियां सुनाई पड़ी खिवजी को। उसे लगा वो चक्कर खाकर बेहोश न हो जाए। तभी आभल की नजर खिवजी पर पड़ी। चौ नजर हुए। खिवजी की नजर क्या मिली, आभल के कलेजे के आर पार हो गई। जैसे अमर सिंह की कटारी क्रोंद गई, या फिर पदम सिंह के खड़क ने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, या राज सिंह के भाले ने बींद डाला। दोनों घायल। नैनों की मार जो ठहरी, जिसका न मरहम न पट्टी। साथ में आई सहेलियां जल्दी मचाने लगी। घर चलो, जल्दी करो, घटा जोर की चढ़ी है। संझाऊ बिजली चमक रही है, बारिश आने वाली है। भीग जाएंगे तो ठाकर साहब नाराज हो जाएंगे। सबकी सब झटपट वाहनों पर जा चढ़ी। आभल अनमनस्क। गजब हो गया। न गांव का पूछा न नाम। गहरी सांस लेते हुए गुनगुनाने लगी। परदेसी 2 नैन झिकोड़ गयो रे। खिवजी समझ गया, ये अवश्य आभल ही थी, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। गांव के ठाकर की बेटी के अलावा ये सारी सजधज किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। उत्साह से उमंगित खिवजी घोड़े पर सवार हो आभल के घर की तरफ बढ़ चला। बादल गरज रहे थे। घनघोर घटा से नभ काला काला हो गया था। बिजली आंख में चोली खेल रही थी। मोटी मोटी बूंदों की झड़ी लग गई। धरा अंबर एक हो रहे थे। घोड़े पर सवार खिवजी पानी में भीग रहा था। आभल के घर के नीचे घोड़ा खड़ा था। छत की नाली से पानी झरझर गिर रहा था।
खींवजी ने अपना कमरबंद खोल उसे भाले की नोक पर टेक छत की उस नाली में अड़ा दिया। नाली से पानी गिरना बंद हुआ तो छत पर पानी जमा हो गया। थोड़ी ही देर में वो कमरे में घुसने लगा। आभल ने देखा शायद नाली रुक गई है। ये देखने के लिए वो झरोके से झुककर नीचे झांकी। उधर से दामिनी चमकी। उसकी चमक में दोनों की नजरें चार हो गई। आभल ने सोचा कि वो निहाल हो गई और खींवजी को लगा जैसे उसे पूर्व जन्म के पुण्य का फल मिल गया। कौन हैं आप? कहां से आए हैं? बरसात में क्यों भीग रहे हैं? चौटाला गांव के प्रताप सिंह का पुत्र हूं, खींवा बालेचा। आभल दे को देखने आया हूं। अरे, आप तो हमारे मेहमान हैं। नीचे क्यों खड़े भीग रहे हैं? ऊपर पधारें। आभल ने पलंग की निवाड़ चौलड़ी कर नीचे फेंकी। खींवजी निवाड़ पकड़कर ऊपर चढ़ाया। दोनों के दिल लहरा उठे। जुबान तो नहीं, आंखें बोल रही थी दोनों की। मन मुग्ध, तन क्षुब्ध, वचन अवरुद्ध। थोड़ी देर बाद आभल के स्वर फूटे। आप हमारे मेहमान हैं। ये आभल आपकी क्या मनुहार कर सकती है? मनुहार ये करो कि अपना हाथ मेरे हाथ में देकर ये वचन दो कि तुम मेरे घर आकर ही अपना घूंघट खोलोगी। बस अब तो यही चाहता हूं। आभल की पलकें नीचे झुक गई। कपोलों पर लाली छा गई। उसने धीरे से अपना हाथ खींवजी के हाथ पर रख दिया। खींवजी को लगा मानो चारों दिशाओं में उजाला हो गया। बरसात रुक गई है, अब हमें रुखसत दो। खींवजी उठ खड़ा हुआ। थके हुए हो? मेह अंधेरी रात है, यहीं विराजो। आभल शर्माती हुई बोली। नहीं आभल, चोर की भांति मैं यहां नहीं ठहरूंगा। हजारों लोगों के बीच जिस दिन तुम्हारा हाथ थामूंगा उस दिन इस महल का सुख भोगूंगा। खींवजी चला गया और अपने साथ आभल का दिल भी ले गया। आभल देखती रह गई। अब उसे न रात में नींद न दिन में चैन। अन्य भाई नहीं, याद में गीत गाए, मिलने की तरकीबें सोचे और आखिर तरकीब निकल ही आई। आभल के पेट में दर्द, भयंकर पीड़ा कबूतरी की तरह लोटपोट हो रही। हाय तौबा मचा दी। झाड़ फूक हुआ, तंतर मंतर किए, दवा दारू सियाना ओझा हकीम वैद सब आकर चले गए। कोई कारगर नहीं। पीड़ा से व्याकुल आभल छटपटाते हुए अपना सपना सुना रही थी। नीले घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए, कोई उससे कह रहा था मेरे देवरे पर सिर नमाने आ। आभल ने सभी को अपना सपना सुनाया। सभी ने यही कहा, ये दरसाव तो राम साहब पीर बाबा का है। बाबा ही कष्ट काटेंगे, मिन्नत मनाओ। आभल की मां ने एक नारियल बाबा के नाम का लेकर आभल के सिर पर 7 बार फेरा। मौली की डोरी लेकर हाथ में बांधी। हे रामसा पीर बाबा, मेरी आभल के पेट की पीड़ा बंद हो जाए तो आपके देवरे हाजिर हो आपको नमन करेगी। बस फिर क्या था, एकदम पीड़ा समाप्त। आभल को नींद आ गई। पिता ने आदेश दिया, बेटी को ले जाओ और रामसा पीर बाबा के देवरे नमन करा लाओ। आभल ने मुल्तानी मिट्टी से मलकर बाल धोए। ऊंटों का सामान लादा गया। आभल रुमझुम करती वाहन पर सवार हुई। आभल की भौजाई ने धीरे से अपने पति के कान में कहा, ये कोई देवरे जाने वाली नहीं है, ये तो खींवा बालेचा के पास जाएगी। गांव की 1-2 बड़ी बूढ़ी बातें कर रही थी। इस बार आभल दे के रंग कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। सुना है खींवा बालेचा आया था। बेचारी आभल का क्या दोष, बाप ने अभी तक ब्याह तो किया नहीं, क्या पीहर में बूढ़ी करेगा।
आबलदे के भाई ने अपनी पत्नी की टीका टिप्पणी सुनी तो उसने एक दो जिम्मेदार पुरुषों को उसके साथ भेज दिया। आभल का रथ आबू के पास उस स्थान पर जा पहुंचा जहां से दो मार्ग अलग अलग जाते थे, एक चौटाला की तरफ और दूसरा मारवाड़ को रामदेवरा की ओर। रथ रुकवाकर आभल ने पूछा, ये मार्ग किधर जाता है? नाम बताया चौटाला। चौटाला का नाम आते ही आभल बोली, हे रथ को इस मार्ग पर मोड़ो। चौटाला तो मेरी दीदी का गांव है। इतने समीप आकर क्या मैं अपनी बहन से मिले बिना जा सकती हूं? उसे कितना बुरा लगेगा यदि मैं उसके पास गए बिना आगे चली जाऊं। मोड़ो, रथ को मोड़ो। अपनी प्यारी दीदी से मिले कितना लंबा अरसा हो गया है। मुंह से तो आभल ने यह कह दिया, पर मन बोल रहा था, अगर खींवजी को पता हो जाए कि मैं इधर से गुजर रही हूं तो स्वयं आकर आड़ा हो जाता और रथ मोड़कर गांव ले जाता। रथ चौटाला के मार्ग पर आगे बढ़ चला। बैलों के गले में घुंघरू बज रहे थे। साथ साथ आभल के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। इधर रथ के पहियों से खे उड़ रही थी और उधर आभल के मन में उथल पुथल हो रही थी। सुबह सुबह खींवजी हाथ मुंह धोने के लिए गांव के बाहर तलाई पर गए। उसने देखा तलाई पर लाल झूल से ढका एक रथ खड़ा है। मजबूत कंधों के बैल की जोड़ी गले में घुंघरू बांधे घास चर रही है। पास ही भार ढोने वाले ऊंट खड़े खड़े नीम की डाली पर मुंह मार रहे हैं। तना हुआ छोटा सा तंबू और कुछ औरतें फिरती सी दिखाई दी। दो बूढ़े आदमी बैठे बैठे खांस रहे थे। खींवजी को उत्सुकता हुई, कौन आए हैं अपने गांव में? पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? आभलदे आई हैं। आभलदे? अचंभित खींवजी ने पूछा। हां, आभलदे। वो अपनी बहन से मिलने आई है। वैसे हम सब रावदेवरे दर्शनों को जा रहे हैं। बहन से मिलने इधर आ गई। सुनते ही खींवजी भागा और दौड़कर घर जा पहुंचा। छाती में सांस भर रही थी और सीधा भाभी के पास। भाभी साहिबा, भाभी साहिबा। क्या बात है देवर जी, ऐसे दौड़े हुए क्यों आए? दम भर रहा है, क्या बात है? कोहनी कोहनी तक हाथ जोड़कर नाटकीय ढंग से झुककर खींवजी बोला, वो तशरीफ ले आई भाभी। कौन? आपकी बहना। कौन बहना? अरे वही आभलदे। ये हर रोज की दिल लगी मुझे पसंद नहीं देवर जी। कभी कहते हो कि आपकी बहन से मिलकर आया हूं, आज कहते हो कि आपकी बहन यहां आई है। जैसे कोई मेरी बहन जंगल में बकरियां चराने जाती हो जो हर कोई उससे मिल लेता है। ज्यादा मस्खरी मत किया करो। जाओ, मुझे अपना काम करने दो। और भौजाई बिलौनी से मक्खन निकालने लगी। मस्करी नहीं है भाभी, वो आकर तलाई पर तंबू गाड़ कर बैठी है। भरोसा नहीं हो तो देख लो, वो सामने से उसकी दासी इधर आ रही है। ड्योढ़ी के बाहर की ओर संकेत करता खींवजी बोला। मक्खन भरे हाथ लिए भाभी उठकर ड्योढ़ी से बाहर झांकी तो देखा सचमुच एक औरत चली आ रही है। अरे हाँ, ये तो सचमुच सोनुड़ी चली आ रही है। लपक कर ड्योढ़ी से बाहर निकली। अरे अरे, तू यहां कैसे आई? बाईसा के साथ आई हूं। रामदेवरे नमन करने जा रही थी। कहने लगी, दीदी से बिना मिले आगे नहीं जाऊंगी। तलाई पर रुकी है, मुझे खबर देने भेजा है और आपको मिलने बुलाया है। सोनू ने जैसे बातों की झड़ी लगा दी। सोनू को दही रोटी खिलाकर कहा, तू जा, मैं सास ससुर से इजाजत लेकर आती हूं। सोनूड़ी चली गई। खींवजी बोला, भाभी जी, आप मिलने नहीं जा सकती। मेरे माता पिता की इजाजत आपको जब तक नहीं मिलेगी, मैं घर से बाहर आपको पांव नहीं रखने दूंगा। क्या बावलापन कर रहे हो?
घर पर मेहमान आए हैं, उनकी खातिर करो, खाना पीना करो, पशुओं के दाने का प्रबंध करो। काम तो करते नहीं, उल्टा मुझे जाने से रोक रहे हो। खातिर मेहमानदारी एक बार नहीं, लाख बार करूंगा। मेहमान आए हैं तो यहां हमारे घर पर आए। गांव के बाहर क्यों बैठी है? उसे यहां बुलाओ। बच्चों वाली बातें मत करो देवर जी। रिश्ते में समधी होते हैं। समधी के घर मेरे पीहर की महिलाएं कैसे आ सकती है? मुझे वहीं जाकर मिलना होगा, भाभी ने समझाया। अगर हमारे घर नहीं आती तो बैठी रहे अपने तंबू में। आपको उनके पास भी नहीं जाने दूंगा। चिल्लाते रहो, मैं तो जा रही हूं। आओ री छोकरियां, चलो मेरे साथ आओ। भाभी ने तमक कर दासियों को हुक्म दिया। खबरदार, एक कदम आगे बढ़ाया तो पैर तोड़ दूंगा। हाथ में लाठी ले दासियों को रोकता हुआ खींवजी दरवाजे के बाहर बैठ गया। मजाल है कोई घर के बाहर पांव रख दे। भाभी ठंडी पड़ गई, मिन्नत करने लगी। खींवजी, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, जिद मत करो। कितनी दूर से वो आई है, यूं करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बहन से मिलने को क्यों रोकते हो? बहन से मिलने की मनाही किसने की? मगर बंदे को साथ ले चलो तो जाने दो। खींवजी ने शर्त रखी। अब समझ में आया। दर्द तो पेट में और बताए सिर पर। भाभी को दिल लगी सूझी। एक काम करो तो अपने साथ ले चलूं। कौन सा? स्त्री वेश धारण कर लो। आभल के साथ रिश्तेदार आए हैं, उन्हें भी पता नहीं चलेगा, वरना वे ऐतराज करेंगे तुम्हारे भीतर जाने पर। मंजूर। खींवजी जनानी पोशाक पहनने लगा। बहन बालेची आई हुई थी, उसके कपड़े मांगे, घाघरा पहना, खोपरे सीने पर रखकर अंगियां कसी, ललाट पर काले कपड़े की पट्टी बांधकर केशों का रूप बनाया, काले ऊन के डोरे गूंथकर चोटी बनाई, हाथों में चूड़ियां पहनी, ओढ़नी ओढ़ लंबा घूंघट निकाला। बहन को हंसी आ गई। खीवरा, एक औरत के लिए तूने चूड़ियां पहन ली है हाथों में। वो बिना कुछ कहे घूंघट निकाल भाभी के साथ चल पड़ा। खींवजी, आगे पीछे मत चलना, हमारे बीच में रहना, किसी को पता न चल जाए। भाभी हिदायतें देती जा रही थी। खींवजी स्त्रियों के बीच चल रहा था। घूंघट में रास्ता नहीं दिखाई दिया तो दोनों ओर से घूंघट चौड़ा करके देखने लगा। भाभी ने चिकोटी काटी। क्या कर रहे हो? संभालो ठीक से, आंचल लटक गया है, ठीक करो। ओहो, कदम जरा धीरे धीरे उठाओ। खींवजी घूंघट संभाले तो पल्लू छिटक जाए, पल्लू ढके तो ओढ़नी की पटली लटक जाए। आभल का डेरा आया। आभल के साथ आए काठी सरदार महिला समूह को देख रहे थे। एक बोला, देखो इन महिलाओं के बीच एक कैसी पहलवान जैसी औरत है, धमधम करके पांव पड़ रहे हैं। राह में नाली पड़ी, दूसरी औरतें तो धीरे धीरे पांव दे निकली। राव जी ने तो पकड़ा दोनों हाथ से गागरा और फलांग भरी धम। काठी सरदार हंस पड़े। मन ही मन संदेह भी हुआ, परंतु सोचने लगे, आभल दे की अपनी बहन साथ है तो हम क्यों पूछताछ करें। डेरे के भीतर बिछी हुई दरी पर आभल बैठी हुई थी। दीदी को देखते ही वो दौड़कर गले जा लगी। दीदी ने बहन को छाती से लगा लिया। खींवजी घूंघट निकाले चुपचाप खड़ा था। ये कौन है? खींवजी की तरफ अंगुली करके आभल ने पूछा। वो समझ तो गई थी, फिर भी अनजान बन गई। आभल, ये मेरी ननन जी हैं। ओह, तो फिर ये तो सगी समधिन है, बड़ी महंगी रिश्तेदार। आभल ने समधिन को गले लगाने के लिए बाहें पसारी। खींवजी ने एक कदम बढ़ा आभल को अपनी भुजाओं में बांध लिया, कसकर छाती से लगाया। खींवजी की कंचुकी में कसे खोपरे टूट गए,
चर्र करता चीर फट गया। खूब मिले जुले, खाया पिया, बातचीत की, हंसी मजाक चलती रही। 2-3 दिन रुकने का आग्रह किया तो आभल ने रुकना मंजूर कर लिया। दीदी जब सांझ ढलने पर घर वापस आने लगी तो आभल ने बड़े आग्रह से कहा, दीदी आप तो जा रही हैं, पर अपनी ननंद को यहीं छोड़ जाओ। बातें करेंगे, मेरा भी मन लगा रहेगा। कल आप साथ में लेती जाना। दीदी कुछ बोले, उससे पहले ही ननंदबाई बोली, हाँ हाँ जरूर, आज मैं आपके पास ही रह जाऊंगी। भाभी आप जा रही हैं तो जाओ। बेचारी भाभी क्या कहे, अनमनी सी लौट आई। अब डेरे में केवल 2 जने, खींवजी और आभल। खेलने को चौपड़ बिछाई। तिल तिल करके रात बीतने लगी। तुम चौपड़ में गोटी हो, तुम खींवजी हो, मैं आभल। खींवजी चौपड़ क्यों नहीं खेलते हो? तिल तिल करके रात बीत रही है। खींवजी ने गर्दन हिलाई। तुम आभल हो और मैं खींवजी, दोनों ही प्रण के पक्के, सच्चे प्रेमी। प्रणय सूत्र में बंधने के बाद ही चौपड़ खेलेंगे। 2 पलंग 4 हाथ की दूरी पर डाल दिए। रात भर दीपक जलता रहा, दोनों अपने अपने पलंग पर। खींवजी अपलक नजर से आभल को निहार रहा था और आभल एकटक खींवजी को देख रही थी। आभल की आंखों से सुधा चल रही थी। खींवजी उस अमृत को पीता रहा। उधर खींवजी के नैनों के नशे से आभल बेसुध। रात को तो जैसे पंख लग गए। ताली दे जितनी देर में रात बीत गई। दूसरे दिन भाभी आई, देखा खींवजी पलंग पर बैठा हुआ है। उसके तो पांव वहीं ठिठक गए। हे खींवजी, ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं भाभी, पर आभल से मेरा ब्याह करा दो। आंखों में अर्ज भरी नजर से आभल ने भी दीदी के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अच्छी बात है, भाई को कहला देती हूं, मगर एक परेशानी है। आभल की सगाई झालाओं के यहां करीब करीब पक्की हो चुकी है। तो क्या हुआ, नारियल तो नहीं भेजा ना? बात तो 100 जगह चलती है। खींवजी ने तर्क दिया। सो तो ठीक है देवर जी, परंतु झाला इससे अपना अपमान मानेंगे, वे हुज्जत करेंगे। दूसरे दिन आभल रामदेवरे जाने लगी। खींवजी ने भी घोड़ा कस लिया। खींवजी तुम कहां जा रहे हो? आभल को अकेले कैसे भेज दूं? राह में लूट खसोट चलती है। रामदेवरे नमन कराकर वापस काठियों के इलाके तक पहुंचा कर आऊंगा। लेकिन तुम्हारी बहन आज ससुराल जा रही है, उन्हें विदा करना है या नहीं? जरूर करना है। बढ़िया पोशाक और जेवर दो, सभी दस्तूर पूरे करो। हाँ, उस दिन मैंने अपनी बहन के जो कपड़े पहने थे, मैं उन्हें लौटा आता हूं। खींवजी बहन से मिल आभल दे के रथ के साथ हो गया। रथ चल पड़ा, बगल में खींवजी का घोड़ा। जब जब रथ के पास घोड़ा आए, आभल रथ का पर्दा ऊंचा कर लेती। उसके होठों पर मुस्कान फैल जाती। खींवजी की आंखों में उन्माद छा जाता। आंखों ही आंखों में जुबान हिलाए बिना न जाने कितनी दास्तानें उन्होंने कह डाली। मारवाड़ के आग की तरह तपते टीलों पर भी उनके दिलों में हिमाचल से आई ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। दोपहर में कटीले पेड़ों की छाया में वे विश्राम करते। वहां की कैर बैर की झाड़ियां भी उन्हें नंदन वन जैसी सुंदर लगती। कांटे गड़ जाते तो लगता जैसे फूल चुभ गए हैं। रामदेवरे दर्शन कर वापस हुए। आबू के पहाड़ की हरियाली आने लगी। आम के छायादार पेड़, महुओं के घने वृक्ष, गन्ने के खेत आने लगे। मारवाड़ की कटीली छायाहीन झाड़ियां पीछे छूटने लगी। बालू के टीले ओझल हो गए। तालाब लहराते हुए दाएं बाएं दिखाई देने लगे। खींवजी ने कहा, अब हम काठियावाड़ के झालों के राज्य में घुस आए हैं। हम बालेचों और झालों के बीच वैर चल रहा है। मेरी बहन बालेची का विवाह भी यहीं पर सालू झाला के साथ हुआ है।
झालाओं को मेरे आने का पता चल गया तो कदाचित लड़ पड़े। कौन कहेगा, साथ वालों को समझा देंगे, आभल ने कहा। सालू झाला बैठक में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। नौकर चाकर काम में लगे हुए थे। कोई भैंस धो रहा था तो कोई घोड़ी को दाना खिला रहा था। बालेची सफेद चादर ओढ़े हुए थी। नौकर ने घोड़ी की डोर खींची। घोड़ी आकर चौक में जा रुकी। नौकर चाकर हाथ का काम छोड़कर चिल्लाए, बालेची जी आ गई, बालेची जी आ गई। खीवजी की बहन अपने पीहर से लौट आई थी। सास के पांव छुए। पीहर से जेवर कपड़ा मिला, वो सास के सामने रखा। सास को खाना खिला। पति के पास जाने के लिए अपनी बढ़िया पोशाक निकाली, वही पोशाक जो खीवजी ने उस दिन पहनी थी। आंखों में सुरमा डाल, इत्र लगा, वो पति सालू झाला के कमरे में पहुंची। सालू ने हाथ थाम कर अपनी पत्नी को अपने पास चारपाई पर बिठाया। सालू गले में बाहें डाल ही रहा था कि झटके से बाहां खींच एकदम दूर खिसक गया। रंग भीनी आंखें रोष में बदल गई। सालू झाला की आंखों का तौर देख बालीची की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, डरी हुई हिरनी से स्तब्ध। बता कहां चुकी? तेरे वस्त्रों में पुरुष के पसीने की गंध आ रही है, कड़क कर सालू झाला ने पूछा। बालेची को एकदम याद आया कि ये वही वस्त्र हैं जो खीवजी ने पहने थे। बालेची चुप। सच बता, नहीं तो ये तलवार। उसने म्यान से तलवार बाहर खींची। बता, नहीं तो अभी तेरा सिर धरती पर पड़ा दिखाई देगा। हाथ में तलवार तान सालू ने ललकारा। खीवजी ने पहने थे, ये उनके पसीने की गंध हो सकती है। हाथ जोड़े बालची खड़ी रही। खीवजी ने घाघरा पहना, ओढ़नी ओढ़ी। हाँ, बालीची ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। क्यों? उस हिंजड़े ने घाघरा क्यों पहना? सच सच बता सारी बात। बालीची ने सारी हकीकत सुना दी। ठीक है, आने दो उसे। झालाओं के इलाके में कोई बालेचा सही सलामत गुजर सकता है? उस घाघरे पहनने वाले हिंजड़े की इतनी हिम्मत कि इधर पैर रखे, आभल के साथ विवाह करने का हौसला रखता है। आभल की सगाई की बात झालाओं के यहां चल रही है। लाशें बिछ जाएगी, लाशें। बालेची की छाती धड़ धड़ धड़कने लगी। कहीं खीवजी आभल के साथ इधर होकर न गुजरे, गजब हो जाएगा। ये झाला तो बालेचों के नाम से दांत किटकिटाते हैं। पुराना वैर जो है, इस वैर को रखने में क्या कोई राजपूती शान है? आपस में कटकट कर मरते हैं थोती बातों पर। ये पुरुष झूठे दंभ पर मरते और मारते हैं। दुखद फल भोगती हैं हम नारियां। या तो मुझे विधवा होकर जीवन बिताना पड़ेगा या फिर भाई विहीन होकर। हे भगवान, खीवजी को सद्बुद्धि देना, वो इस इलाके में न आए। बालेची रात दिन चिंता में, उसे नींद नहीं आ रही। 2 घड़ी रात बीत गई। दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज आई। कौन है? कौन है? सालू ने पूछा। मैं हरिया चारण। सालू झाला पक्का कंजूस। चारण का नाम सुनते ही जैसे सिर पर पत्थर आ गया हो। चारण जाति के लोग पारंपरिक कवि। राजपूतों के विरुद्ध बोलना, उनके वीर कार्यों के काव्य रूप में रचना करना और कायर कृत्यों पे उन्हें धिक्कारना उनका सहज धर्म रहा है। राजपूत के घर चारण का स्वागत और सम्मान एक सहज और स्वाभाविक क्रिया बनी हुई थी। अभी ये कोई आने का समय है? सवेरे आना बारट जी। अंदर से सालू ने जवाब दिया। द्वार तो खोलो, इतनी रात को मैं कहां जाऊंगा? चारपाई पर पड़े पड़े सालू ने नौकर से कहा, अरे इसे आटा दे दे, कहीं रोटी सेक कर खा लेगा। बाहर खड़े चारण ने सुन लिया। उसकी आग लग गई। धिक्कार है तुझे, कहते हुए उल्टे पांव लौटकर गांव से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चला ही था
कि उसे रोशनी दिखाई दी। हरियाचारण ने उस ओर कदम बढ़ाए। रथ खड़ा था, बैल बंधे हुए थे। घोड़ा पेड़ की डाल से बंधा धीमे धीमे हिनहिना रहा था। जाजम पर एक युवक बैठा हुआ था। अंधेरे में भी उसका चेहरा दमक रहा था। कौन हो भाई? जाजम पर बैठे युवक ने पूछा। हरियाचारण हूं हुकुम। चारण। पधारिए बारट जी, पधारिए, विराजिए। आपकी तारीफ। बटाऊ हैं, राह में रुक गए। आप भोजन करें। यूं मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले आप अपना परिचय दें। चौटाला गांव का रहने वाला हूं, नाम तो ईश्वर का, मुझे खिंवजी कहते हैं। खिंवजी बालेचा? हाँ, तब भी तो घराना और कुल कोई छुपाए नहीं छिपते। तो उस कुल का लाल है जिसने अपने रक्त से धरती को सींचकर मातृभूमि की रक्षा की है। और एक ये झाला, धूल डालो धूल इसके सिर पर, कायर, कंजूस। चारण ने अपनी वंश परंपरा के अनुसार बात छेड़ी। खिंवजी ने चारण को ठहराया, उसे खिलाया पिलाया, सोने को बिस्तर लगा दिया। प्रभात होते ही हरियाचारण उठा और चल दिया सीधा सालू झाला के गांव में। गांव के बीच चौक में खड़ा होकर वो करने लगा बालेचा की प्रशंसा और देने लगा झालाओं को धिक्कार। सालू सुनते ही लाल पीला पड़ गया। कहां है बालेचा? बालेचा कहां है? वो यशस्वी कीर्तिमान बालेचा गांव के कुएं पर है। कंजूस झालों की नाक मसल कर रख दी उसने। सुनते ही झाला सरदारों ने अपनी तलवार निकाल ली और खिंवजी पर आक्रमण करने घोड़े पर सवार हुए। आभल रथ में सवार हो चुकी थी। बगल में खिंवजी का घोड़ा टप टप करता बढ़ रहा था। ठहर ठहर बालेच, कहां जा रहा है? आभल के साथ तू कौन होता है जाने वाला? झाला अभी जिंदा है, उनकी लाशें गिरने पर ही आभल की शक्ल देख सकेगा। पीछे से झाला सरदारों ने ललकारा। खिंवजी ने मुड़कर देखा। झाला लोग तलवारें खींचे, घोड़े दौड़ाए चले आ रहे थे। क्यों नाहक में खून खराबा करवाते हो? हमें जाने दो। मेरे हाथ में भी तलवार है, सिर लुढ़केंगे। तू हमारे सिर लुढ़काएगा? हिंजड़ा, घाघरा पहनने वाला छालों के सिर लुढ़काएगा? खिंवजी ने भी अपनी तलवार उठाई। मुझे अकेला देख शान मत मारो, तुम्हारे जैसे 500 को नीचे गिरा के ही मरूंगा। युद्ध छिड़ गया, तलवारें खनक उठी। इधर खिंवजी अकेला, उधर झालाओं का झुंड। बहादुरी के साथ खिंवजी टक्कर लेने लगा। आभल रथ का पर्दा फाड़ नीचे उतर आई। उसने भी हाथ में तलवार उठा ली और रणचंडी बन रण क्षेत्र में उतर पड़ी। आभल की नजर से नजर मिलते ही खिंवजी में हाथी का सा बल आ गया। फिर क्या था, झालाओं के मुंड जमीन पर गिरने लगे। खिंवजी, आभल को दे दे तो तुझे तेरे प्राण बख्शे, भाग जा यहां से। आभल को दे दूं? हरगिज नहीं, आभल मेरे प्राणों में बस चुकी है। अकेला खिंवजी, उसकी देह खंड खंड होकर रण क्षेत्र में बिखर गई। वीरांगना आभल दे की तलवार बिजली की तरह क्रौंद रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी भी कोमल देह क्षत विक्षत हो खिंवजी के बगल में जा पड़ी। लोगों ने देखा, दोनों प्रेमी मृत्यु शैया पर आसपास लेटे हुए हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।